हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन. वेलकम टू DPSC लर्निंग प्रोग्राम. In the previous video we will talk about Khilji dynasty, and in this video we will talk about तुगलक डायनेस्टी. किसकी बात करेंगे हम आज? तुगलक राजवंश की बात करेंगे. पिछले वीडियो में हमने बात की थी खिलजी डायनेस्टी. दिल्ली सल्तनत पीरियड अपन पढ़ रहे हैं. दिल्ली सल्तनत पीरियड के अंदर हमको 5 डायनेस्टीज पढ़नी है: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी. गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी. इन 5 डायनेस्टीज के अंदर 5 डायनेस्टीज के अंदर हमने 2 डायनेस्टीज वो कवर कर ली, गुलाम और खिलजी डायनेस्टी. खिलजी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर रहे थे वो कौन रहे थे? जिनका नाम दिया गया है, जो आपने कल भी पढ़ा था, उसका नाम था नासिरुद्दीन खुसरो शाह. वो जैसे सुल्तान बने तो जो खिलजी वंश के लास्ट रूलर थे, ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, जिसका नाम क्या था? खुसरो शाह, या जिसको हम बोल सकते हैं नासिरुद्दीन खुसरो शाह. तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हो जाएगी हत्या, उसकी हत्या कर दी जाएगी. अगला डायनेस्टी आ जाएगी दिल्ली के ऊपर, उसका टाइटल, उसका नाम रहेगा तुगलक डायनेस्टी. तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? तुगलक डायनेस्टी पढ़ेंगे. नंबर 3 डायनेस्टी जो है दिल्ली सल्तनत पीरियड के अंदर, नंबर 3 जो है तुगलक डायनेस्टी. तो खुसरो, ये देखो अब क्या कहता है, स्टार्ट करते हैं. इन 1320 AD गाजी मलिक और गियासुद्दीन तुगलक बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली आफ्टर असैसिनेटिंग खुसरो शाह. तो क्या हुआ? खुसरो शाह जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था, लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, उसकी हत्या कर देगा कौन? गाजी मलिक, या हम बोले तो तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा नाम. और ये वैसे जाना गया किस नाम से? ये जाना गया गयासुद्दीन तुगलक के नाम से, जब में मोस्टली जाना गया हिस्ट्री के अंदर. तो 1320 में दिल्ली का सुल्तान बन बैठा कौन? गयासुद्दीन तुगलक, जिसका दूसरा नाम गाजी मलिक या गियासुद्दीन तुगलक भी जिसको बोला गया. ये क्या बन जाएगा? ही बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली. किसकी हत्या के बाद में? किसकी हत्या की? खुसरो शाह की, खिलजी वंश के अंतिम शासक के. आगे बढ़ते हैं, देरी की वगैरह. देखिए क्या, एज सुन एज ही बिकेम द सुल्तान ही हैड टू फेस प्रोविंशियल रिवोल्ट्स. अब जाहिर सी बात है, राजा बनेगा, राजा बनते कठिनाई को सामना तो करना पड़ेगा. इसको भी करना पड़ा. सुल्तान बनते इसको प्रांतीय विद्रोहों का सामना करना पड़ा. जो इसके प्रांत थे, जो प्रोविंशियल थे, उसमें विद्रोह छिड़ के कहीं ना कहीं स्ट्रगल हो गए, तो दिक्कत आई इसको, उनको दबाने में, कुचलने में. क्या हुआ? ही हैड टू फेस प्रोविंशियल रिवोल्ट्स. ही सेंट हिज सन जूना खान टू वारंगल टू फाइट अगेंस्ट किंग प्रताप रुद्रदेव ऑफ तेलंगाना. तो क्या किया इसने अपने बेटे, इसका जो पुत्र था, बेटा था जूना खान, उसको वारंगल भेजा. क्यों भेजा? तेलंगाना के राजा जो थे प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ, या उसको शांत करने के लिए अपने बेटे जूना खान को भेजा कि जाओ और जो तेलंगाना के शासक हैं प्रताप राजा रुद्रदेव, उसको समझाओ या उसको हराओ युद्ध में. आगे क्या होता है देखें. ए मिलिट्री एक्सपेंडिशन वाज सेंट टू जाजनहर, उड़ीसा के अंदर, जिसको जाजनगर भी बोला गया है. जाजनगर उड़ीसा में एक इन्होंने मिलिट्री एक्सपेंडिशन भेजा, एक सैन्य अभियान किया, एक अपनी सेना भेजी, जिसमें इन्होंने क्या किया, जैसे आपकी बुक में बताया गया है, इन विच उलुग खान जूना खान एमज एज विक्ट्रियस. इसमें क्या किया, जो जाजनगर उड़ीसा में इसने एक अपना सैन्य अभियान भेजा किया, उसमें उलुग खां, ये जिसको जूना खां भी बोला गया, इसकी विजय हुई. इसका जो बेटा था उसको उलुग खां के नाम से जाना गया, उसमें भेजा, उसकी विक्ट्रियस हुई. आगे कहता है कि गयासुद्दीन का जो अंतिम सैनिक अभियान था, लास्ट जो सैनिक सोल्जर एक्सपेंडिशन था, वो बंगाल के विद्रोह को दमन करने में था. तो इसका गयासुद्दीन का अंतिम बार इसने अपनी सेना कहाँ भेजी? बंगाल में जो विद्रोह हुआ, जो रिवोल्ट थी, उसको कुचलने के लिए भेजा गया. अब क्या हुआ? बंगाल की जो रिवोल्ट थी, उसको क्रश करने के बाद में क्या हुआ, आगे देखें. उसमें कहता है, Crushing the Bengal revolt was the last military expedition of Ghiyasuddin. A reception ceremony organized in Delhi to celebrate his return. अब देखो, बड़े बेचारे के साथ किस्मत का मारा अभागा आदमी था. क्या हुआ? बंगाल को जीतने की खुशी में कि भाई बंगाल से जीत करके दिल्ली वापस लौट रहा है. दिल्ली क्या हुआ करती थी? उनकी राजगद्दी हुआ करती, सेंटर पॉइंट हुआ करता था, वहीं बैठा करते थे सभी लोग, दिल्ली से शासन किया करते थे. तो वहाँ से जब बंगाल से वापस लौट रहा था, तो इसके आयोजन के लिए दिल्ली में क्या किया गया, भाई राजा जीत के आ रहा है, तो उसके लिए स्वागत की बहुत तैयारियां हुई कि बहुत स्वागत किया जाएगा राजा का, इतनी बड़ी जीत लेके आ रहा है. तो दिल्ली वापसी पर आयोजित जो स्वागत समारोह में क्या किया गया, एक लकड़ी का वो बनाया गया, रिसेप्शन सेरेमनी जहाँ पर होनी थी, तो उसको वुडन स्ट्रक्चर तैयार किया गया. एक लकड़ी
हम जिसको बोले कि लकड़ी के भवन बनाया गया जिसमें इनके स्वागत की तैयारी होनी, तो वो स्वागत जब मन रहा था वहाँ पर, जब ये आ गया था उसकी तैयारियाँ चल रही थी, वो मनाया जा रहा था, तो वो गिर गया, कोलाप्स्ड हो गया, धड़ाम से गिरा, पूरा पूरा ख़त्म हो गया। और गिरने से 1325 था 1325 में इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बेचारा किस्मत का मारा, कैसे मरा, युद्ध जीतने के बाद में उसके नीचे दब करके मर गया। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। अब देखो इसके बाद में क्या होगा। आफ्टर दिस हिज सन जूना खान बीकेम द सुल्तान इन द नेम ऑफ मोहम्मद तुगलक। अब जाहिर सी बात है, राजा के मरने के बाद उसका बेटा, और बेटा कौन? जूना खान। नाम क्या रखा? देखो नाम क्या रखा इसने, मोहम्मद तुगलक। बेटा मोहम्मद तुगलक के नाम से क्या संभालता है? सुल्तान बन जाता है, गद्दी संभालता है। हिज नेम was associated with various titles such as an exceptional mix of contradictions। देखो यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ थोड़ी सी बड़ी हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाती है। देखो ये जो मोहम्मद तुगलक था ना, राजा तो बन गया 1325 में, सुल्तान तो बन गया, लेकिन इसका नाम कई संज्ञाओं से जोड़ा गया, कई इसको संज्ञाएं दी गई। जैसे इसको क्या बोला गया, एक तो इसको बोला गया सबसे पहले एन एक्सप्लोसिव मिक्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। क्या होता है? अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण। एक तरह से इसको अपने आप में भूला बिसरा राजा हम बोल सकते हैं, अगर शुद्ध हिंदी में आपसे बात करूं तो। अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, या आपको लिटरली मैं समझाऊं तो भूला बिसरा राजा, या गलतियों का पुतला भी इसको कहा जाता। और दूसरा इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया थ्रस्टी ऑफ ब्लड, रक्त का प्यासा, खून का प्यासा, रक्त पिपासु, ये भी इसको कहा गया। ओके, एक्सेट्रा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक, तुगलक डायनेस्टी वाज डिवाइडेड इनटू 23 मुमताज प्रोविंसेस। अब देखो क्या हुआ, जाहिर सी बात मोहम्मद तुगलक का जब समय चल रहा था तो इसको पागल तो बोला ही गया। तो इस पागल राजा के समय में क्या हुआ, मोहम्मद तुगलक के समय में तुगलक जो साम्राज्य था वो 23 जो मुक्त थे, मुक्त मतलब प्रांत, प्रोविंस, उनमें बटा हुआ था। मतलब कहने का मतलब था कि उस समय इसके समय में 23 राज्य थे छोटे छोटे। आगे देखो क्या कहता है, Ziauddin Barni mentions 5 major policies of the Sultan: tax increase in Doab, making Devgiri as the capital, circulation of token currency, attack on Khorasan and expansion towards Karachil। अब देखो एक हुआ इतिहासकार जिसका नाम था बर्नी। क्या नाम था? जियाउद्दीन बर्नी, इतिहासकार। ये क्या उल्लेख करता है, इसने क्या बताया? जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का वर्णन करता है। तो 5 जो पॉलिसीज थी जो इसने चलाई, किसने? मोहम्मद तुगलक ने। उनका बताता है कि इसने क्या क्या किया अपने समय में। एक तो दोआब में, दोआब जो क्षेत्र था उसमें टैक्स के अंदर इंक्रीज कर दिया, कर के अंदर वृद्धि कर दी कि पहले मैं इतना लेता तब ज़्यादा लूँगा टैक्स। और दूसरा इसने अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र कर दी, इसने अपनी कैपिटल बना दी अब किसको? देवगिरी को राजधानी बना दिया। और तीसरा इसने क्या किया, ये क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछे जाते हैं आपसे, 1 या 2 नंबर 1 या 2 मार्किंग के क्वेश्चन ऐसे पुटअप हो जाते हैं मिडल ऑफ द चैप्टर, तो इनको थोड़ा पढ़ते समय ध्यान से सुनना। और तीसरा काम क्या किया मोहम्मद तुगलक ने? इसने किया देवगिरी को राजधानी बना दिया। और तीसरा काम किया इसने जो सर्कुलेशन ऑफ टोकन करेंसी, इसने सांकेतिक मुद्रा चला दी, टोकन करेंसी चला दी सांकेतिक। जो पहले से राजकोष में जो चांदी सोने के सिक्के थे उनको कहा कि आज से ये तो बंद, और उनकी जगह जो ये मुद्रा चलेगी, टोकन करेंसी चलेगी। तो पागल इसलिए कहा गया कि सारे सोने चांदी से सिक्के बेकार हो गए, नई मुद्रा को चला दिया, राजा को बहुत नुकसान गया, सोने चांदी ऐसे पड़ा, कागज़ों के भाव। अब और चौथी बात आती है खुरासान पर आक्रमण करना, एक बड़ी भूल बताई गई है। बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी बताता है खुरासान पर जो अटैक किया ये भी गलत बात है, इसको उस समय नहीं करना चाहिए। और कराचिल की ओर अभियान भी करके ये भी उसमें फंस गया। तो ये इसकी 5 एक तरह से पॉलिसी थी, लेकिन ये सारी इसकी गलतियाँ ही मानी गई, इसलिए इसको भूला बिसरा या एक तरह से गलतियों का पुतला भी बोला गया। आगे बढ़ते हैं, देखें क्या कहता है। यहाँ तक क्लियर? नो प्रॉब्लम। देखें, Sultan returned Devgiri as his capital from 1327 AD to 1335 AD and renamed as its Daulatabad. In 1330 AD, the circulated token coin made of mixture of copper and bell metal। देखो क्या कहता है, सुल्तान ने 1327 से 1335 ईस्वी तक, कब से कब तक? 1327 से 1335 तक देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर रखा और उसका नाम क्या रख दिया? दौलताबाद। अब इसमें 27 से 35 तक देखो देवगिरी को अपनी राजधानी में, जैसे पहले भी हमने पढ़ा देवगिरी को नई राजधानी बनाया इसने, तो इतने साल इसने रखा, कितने साल? 5 जो 8 साल जो भी थे इसने साल उसका नाम बदल दिया और नाम कर दिया देवगिरी से दौलताबाद। अब आगे क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखें इसकी और कारनामे पढ़ें तो क्या कहता है। आगे कहता है कि अब राजधानी बदलने के बाद में
अब इसके सामने दिक्कत आई, इन 1330 AD ही सर्कुलेट टोकन कॉइन्स मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड बेल मेटल, पीपल स्टार्टेड मेकिंग फॉर्ज्ड करेंसी, देयरफॉर टोकन करेंसी हैड टू। देखो अब आई बड़ी भारी समस्या। अब जो इसने गलती की वो बहुत बड़ी गलती कराई इसकी हिस्ट्री के अंदर। 1330 ईस्वी में इसने जो तांबे और कांसे के जो मिश्रण से जो टोकन करेंसी के सिक्के चला दिए, ओके, सांकेतिक सिक्के चला दिए तांबे और कांसे के। पहले जो चला उसको बंद कर दिया, अब नए चला दिए, फिर नए चला रहा है। लोगों ने तो फॉल्स करेंसी बना ली, लोगों ने जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिया आराम से, क्योंकि ना उनके ऊपर कोई मोहर थी ना कुछ और था, ऐसे मेटल था, आराम से घर में बना सकते थे। लोगों ने बहुत से नकली सिक्के छाप लिए। तो अब क्या हुआ, अतः उसको क्या करना पड़ा, फिर जो टोकन करेंसी थी उसको बंद करना पड़ा। तो राजकोष में वो सारी की ऐसे कैसे भरी पड़ी रही है, उसका क्या फ़ायदा। तो ये एक भारी इसकी गलती रही। Moroccan traveler Ibn Battuta visited India in around 1333 AD. Sultan appointed him as the Qazi of Delhi and he sent him to China as his ambassador in 1342 AD. Muhammad Tughlaq died in 1351 AD. देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कहता है, एक मोरक्को अफ्रीकन कंट्री की बात कर रहे हैं हम, अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स की जो कंट्री मोरक्को का एक यात्री था, ट्रैवलर था, जिसका नाम था इबन बतूता। इबन बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आता है और सुल्तान जो था मोहम्मद तुगलक उसे कहाँ भेजता है, उसे दिल्ली का पहले तो बनता है काजी, और फिर 1342 में उसे एम्बेसडर बना करके, राजदूत बना करके कहाँ भेजता है, चीन भेजता है। और इस तरह से रोते गिरते इसके 1351 के अंदर मोहम्मद तुगलक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मर जाता है बेचारा। इस तरह से इसको ज़्यादा कुछ माना नहीं गया हिस्ट्री के अंदर। अब आते हैं हम आगे बढ़ते तुगलक डायनेस्टी की 1351 के बाद, इसकी डेथ के बाद जो नेक्स्ट रूलर होंगे वो कौन होंगे, वो देखो। इन 1351 AD मोहम्मद तुगलक कजिन्स फिरोज शाह तुगलक बीकेम द सुल्तान। अब क्या होता है, मोहम्मद तुगलक का जो कजिन था, जो चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक, वो बनेगा नया सुल्तान। ओके, आगे देखो। तो फिरोज शाह सेंट 2 मिलिट्री एक्सपेडिशन अगेंस्ट हाजी इलियास ऑफ बंगाल हु हैड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट। अब देखो क्या हुआ, अब शासक बनते ही बंगाल के अंदर एक समस्या आ गई इसके सामने। फिरोज तुगलक जो उसका चचेरा भाई था मोहम्मद तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक के सामने 1351 में क्या समस्या आई, बंगाल के हाजी इलियास के स्वतंत्र हो जाने से। उस बंगाल के अंदर जो हाजी इलियास था उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया कि मैं किसी के अंडर में नहीं हूँ, मैं अपना शासन खुद संभालूंगा। तो दिक्कत होगी, तो स्वतंत्र हो जाने से उसके विरुद्ध फिरोज शाह ने 2 बार क्या किया, मिलिट्री एक्सपेडिशन की, सैनिक अभियान किया, परंतु क्या रहा, अनसक्सेसफुल रहा, दिक्कत आई, सफल नहीं हो पाया। अब देखो आगे क्या कहता है, दोनों बार क्या रहा, अनसक्सेसफुल रहा। फिरोज शाह मेड गवर्नमेंट एंड मिलिट्री जॉब्स हेरिडेटरी एंड डिसकंटिन्यूड द सिस्टम ऑफ चेकिंग फॉर वंस क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर और भी कुछ चीज़ों इन्होंने बदलाव की, वो कुछ अच्छे भी थे कुछ बुरे भी थे, अच्छे बुरे जो भी थे वो देखें क्या कहता है। फिरोज शाह ने सरकारी एवं सेना की नौकरी को वंशानुगत बना दिया। भाई सरकारी और सेना की नौकरी जो भी करता था, सरकारी या सेना की नौकरी, सरकार कौन, फिरोज शाह की, सेना कौन, फिरोज शाह की, तो उनकी नौकरी जो भी करता था उनको हेरिडेटरी बना दिया, वंशानुगत बना दिया कि भाई कोई सिपाही नौकरी कर रहा है तो बाद में उसका बेटा भी सिपाही बन जाएगा, इस तरीके से। एवं योग्यता की जाँच करने की प्रणाली का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। आगे देखिए क्या कहते हैं, He appointed his son Fateh Khan as his successor and got his son's name inscribed on the coins along with his own name. Firoz gave importance to architecture. He populated some towns such as Hisar, Firoza, Firozabad, Jonapur, etc. अब देखो आगे क्या कहता है, तो बना दिया, ठीक जाहिर सी बात है, उसको वंशानुगत बना दिया नौकरी को। इसने अपने पुत्र फतेह खां को अपना सक्सेसर क्या कर दिया, नियुक्त करके सिक्कों पर अपने नाम के साथ में अपने बेटे का नाम भी अंकित करवाया। पहला शासक रहा जिसने अपने नाम के साथ अपने बेटों का अपने बेटों का नाम वो करवाया, इंस्क्राइब करवाया, मेंशन करवाया सिक्कों के ऊपर, कॉइन्स पर। फिरोज ने जो आर्किटेक्चर थी, भवन निर्माण कला को अत्यधिक महत्व दिया देखा जाए तो। उसने क्या बनवाए, उसने बनवाए हिसार, फिरोजाबाद एवं जौनपुर, ये कुछ टाउन्स थे, नगर थे, ये बसाए इसने। आगे बात करें, अशोका's पिलर वर ब्रॉट फ्रॉम टोपारा एंड मेरठ टू दिल्ली बट द स्कॉलर्स वर अनएबल टू इंटरप्ट देम। अब देखो क्या हुआ, टोपरा तथा मेरठ से अशोक के जो स्तंभ हैं वो दिल्ली लाए गए इसके समय में। अशोक के जो स्तंभ थे जो लिखे गए थे पत्थरों पर, जो हमने अशोक के बारे में पढ़ा था उस समय के बाद, तो ले आए गए कहाँ पर, टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ कहाँ, दिल्ली आ गए। परंतु विद्वान इन्हें इंटरप्ट नहीं कर पाए, इन्हें पढ़ नहीं सके, ना पढ़ सके, समझ में नहीं आया कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई।
The most important achievement of Firoz Shah digging the canals in Hansi and Sisar region और to solve the problems of water shortage। और सबसे फिरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि देखो उस समय में क्या रही, हांसी तथा सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरों की खुदाई करवाई। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो एक तरह से हम देख सकते हैं। और एक नहर जो सतलज नदी से दीपालपुर के पास के तथा हम दूसरी जो यमुना नदी से सिरमौर के पास खुदवाई गई, इन नदियों को खुदवाया गया ताकि नहरों में पानी आ सके। ओके, सेकंड साउंड पॉलिसी वाज अडॉप्टेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन फेस ड्राउट्स। फिरोज तुगलक वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फंटास्टिक अरिस्टिकोट इस्लाम। देखो आगे क्या कहता है। अब बात करते हैं कि उपज जो वृद्धि है, उपज वृद्धि करने तथा अकाल से निपटने हेतु एक ठोस नीति भी अपनाई गई। फिरोज शाह तुगलक की भी कट्टरवादी इस्लामिक अमीरों के हाथों में रहा एक तरीके से। उसने न केवल ब्राह्मणों पर जजिया नामक कर लगाया, तो इससे पता चलता है कि जजिया कर किस पे लगता था? ब्राह्मणों के ऊपर, बल्कि मुस्लिम विचारधारा शिया समर्थक व्यक्तियों को मृत्युदंड भी दिया। ओके, आगे बढ़ते देखिए क्या कहता है। नॉन इस्लामिक पनिशमेंट वर अबॉलिश्ड, नॉन शरीयत टैक्सेस 24 वर एलिमिनेटेड, ओनली 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस वर रिटेन्ड, खैराज, जकत, खम्स एंड जजिया। गैर शरीयत जो थे ना, जो गैर शरीयत जो कर थे 24 उनको हटा दिए गए। केवल 4 मुख्य जो कर थे, जैसे खराज, जक़ात, खम्स और जजिया, ये रखे गए। और आगे क्या कहता है देखिए, कौन कौन से रखे गए? खराज, जक़ात, खम्स और जजिया। देयर वाज एन unnatural increase in the number of slaves। फिरोज शाह died in 1388 AD। अब देखो क्या कहता है आगे, यहाँ पर बात करता है कि दासों की संख्या में, स्लेव्स की जो संख्या थी, दासों की संख्या में असाधारण वृद्धि। ऐसा कहा जाता है स्टूडेंट्स, इसके दरबार में 1,80,000 के आसपास जो गुलाम थे, वो दास थे, वो रहा करते थे नौकर चाकर इसके। ओके, आगे बात करते हैं और देखें क्या कहता है। Nasruddin Muhammad was the last ruler of Tughlaq dynasty during the time of 1398 AD। Turkish invader तैमूर लंग invaded India and plundered। अब देखो एक बात का, 1,80,000 तो इसके पास क्या रहते थे? जो स्लेव्स थे। और उसके लिए उन्होंने एक दीवान ए बंदगान नामक दासों के नाम से एक नया विभाग भी खोला, दीवान ए बंदगान, जिसमें दास रखता था अपने गुलाम दीवान ए बंदगान में। ओके, फिरोज ने दिल्ली में खरबूजों तथा अंगूरों की खेती को प्रोत्साहित किया, ये चीज़ें, और अनेक बाग भी लगवाए। बात आती है कब की? 1388 की। 1388 में फिरोज शाह की क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? मृत्यु हो जाती है। और तुगलक वंश का ये क्या था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासरुद्दीन महमूद था। कौन था? नासरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासरुद्दीन महमूद था। और इसी समय 1398 के अंदर तुर्किश इन्वेडर, इसी समय 1398 में तुर्क आक्रांता जो थे तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करके खूब प्लंडर किया, लूटपाट की। 1398 के अंदर तैमूर लंगा पहुंचा। अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट डायनेस्टी होगी वो होगी सैयद डायनेस्टी। और इस डायनेस्टी के बारे में हम कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। कोई भी क्यूरीज या सजेशन हो तो आप पूछिएगा ज़रूर। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।